जब जिंदल कपल गहरी नींद सो रहा था, यूएस आर्मी आरओ के सभी सस्पेक्ट्स की तलाश कर रही थी। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे डॉक्टर क्रिस्टीन विल्सन को कैसे ढूंढ रहे थे, वे उसे नहीं ढूंढ सकते थे। क्राइम लॉ के अकॉर्डिंग जनरल ब्राउन को राजद्रोह के लिए पनिश किया गया था। विक्टर के दादा को हार्ट अटैक हो गया था अपने बेटे के काम को सुनकर। दूसरे सस्पेक्ट्स को गिल्टी प्रूव किया गया और उन्हें भी मार दिया गया। हालांकि मेजर जनरल विक्टर ब्राउन इनोसेंट प्रूव हुए थे। वह ऑपरेशन का हिस्सा नहीं थे और ये भी उसे एक फ्रांसीसी नागरिक का किडनैप करने के लिए फोर्स किया गया था। फिर भी उसने किडनैप कर लिया और वो इसके लिए दोषी था। लेकिन उसने पॉइजन देने के बाद अंजलि का ध्यान रखा, इसलिए उसे कम पनिश किया गया था। उसे 1 साल के लिए उसकी डेजिग्नेशन से हटा दिया गया था और उसे हाउस अरेस्ट में रखा जाना था। राजीव ने विक्टर ब्राउन के लिए यूएस का बेस्ट लॉयर हायर किया। वो सच में इस विक्टर को उसके क्राइम से इतनी आसानी से फ्री नहीं करना चाहता था। लेकिन उसकी भाभी ने कहा कि उस विक्टर ने उसे बचाया, इसलिए उन्हें भी उसकी मदद करनी चाहिए। राजीव ने उसके आंसू और दर्द भरे चेहरे को याद करते हुए आह भरी। आखिर में उसने अपने आप को यह कहते हुए समझाया कि अगर मेरा भाई कोल्ड हार्टेड है तो उनकी बेटर हाफ को सॉफ्ट हार्टेड होना चाहिए। आखिरकार मैं नहीं चाहता कि मेरी भतीजी अगली जनरेशन की निया बने। विक्टर ब्राउन को ले जाने से पहले राजीव ने उससे पूछा, मुझे पता है कि तुम टैलेंटेड और इंटेलिजेंट इंसान हो, फिर तुमने ईशा की जगह मेरी भाभी को किडनैप करने की गलती कैसे की? मेरी भाभी शब्द सुनकर विक्टर ब्राउन ने इंसल्टेड महसूस किया। उसने रूखा जवाब दिया, एक जलील औरत ने मुझे बताया कि लिटिल प्रिया ईशा है। विक्टर ब्राउन ने कहा, अंधेरे में मैं अच्छी तरह से नहीं देख पाया था। राजीव ने अपना मोबाइल टैप किया और उसे एक फोटो मिला और विक्टर ब्राउन के सामने अपना मोबाइल रखा। उसने पूछा, क्या वो ये है? विक्टर ब्राउन ने शालिनी की फोटो देखी। उसने तुरंत उसे पहचान लिया। जैसे उसने फोटो देखी, उसकी आंखें छोटी हो गईं। राजीव को जो जानना था उसे पता चल गया था। वह कोर्ट से बाहर चला गया और अपने बड़े भाई को कॉल किया। जनरल ब्राउन और उसके क्राइम पार्टनर्स के एग्जीक्यूशंस के 2 दिन बाद डॉक्टर क्रिस्टीन विल्सन को एक राहगीर ने खोजा था। स्पेसिफिकली उसकी डेड बॉडी पाई गई थी। उसका शरीर एक अंधेरी गली में था जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के करीब था। उसकी आंखों, नाक, कान और मुंह से खून निकल रहा था। उसके चेहरे पर पेनफुल एक्सप्रेशन था। उसके दाहिने हाथ में एक सिरिंज मिली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई सस्पिशियस ड्रग नहीं मिला। सिरिंज में कुछ भी नहीं था। उसकी मौत काफी सस्पिशियस थी। इस बीच अजय अंजलि को फ्रांस ले गया। मेहता फैमिली को पहले ही अरेस्ट कर लिया गया था। दोनों अभिनव मेहता और ऋषि मेहता जेल में थे। अजय का अपर ऑफिशियल्स को दिए हुए प्रेशर की वजह से उन्हें बेल भी नहीं मिल रही थी। ईशा अंजलि से मिलने जिंदल मेंशन में आई। वह अपनी प्यारी फ्रेंड के लिए चिंता में बीमार हो गई थी। अंजलि के साथ उसके परिवार ने जो किया उसके लिए वह भी गिल्टी फील कर रही थी। हालांकि अंजलि की मेंटल हेल्थ अभी भी स्टेबल नहीं थी। वह ना तो किसी से मिलना चाहती थी और ना ही बात करना चाहती थी। ईशा के पास टूटे हुए दिल के साथ वहां से जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। राजीव के पास अपनी गर्लफ्रेंड के पास रहने का समय नहीं था। वह केवल उसे सेलफोन पर समझा सकता था। अंजलि अजय के पास ही रही और उसे 1 सेकंड के लिए भी दूर नहीं जाने दिया। अजय पूरी तरह से घर पर अपने टाइम को एंजॉय कर रहा था।
वह जहां भी जाता अंजलि उसका पीछा करती थी। लेकिन प्रॉब्लम तब हुई जब उसे टॉयलेट जाने के लिए जाना होता था। अजय उसे अपने साथ टॉयलेट में कैसे ले जा सकता था? उसके पास एक ही चॉइस बची थी। अंजलि जब गहरी नींद में होती थी वो तभी टॉयलेट जा सकता था। इसके अलावा वो उसे नहाने में, डाइनिंग रूम में, बेडरूम में, हर जगह पर कंपनी देता था। यहां तक कि वो टॉयलेट में भी उसकी हेल्प करता था। विशाल ने एक बार पूछा, क्या तुम श्योर हो कि तुम उससे शादी करोगे और उसे अपनी अडॉप्टेड बेटी की तरह नहीं लोगे? वह अंजलि की हेल्थ चेकअप के लिए आया था। उसकी फिजिकल कंडीशन में सुधार हो रहा था। अजय ने जवाब दिया, मैं खुद को एक अच्छा डैड बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहा हूं। विशाल स्पीचलेस हो गया। वह केवल अपने दोस्त को चिढ़ाना चाहता था। वह अपने दोस्त की फ्यूचर प्लानिंग नहीं सुनना चाहता था। और यहां विशाल अभी भी सिंगल ही था। उसकी सभी गर्लफ्रेंड राजीव ने चोरी कर ली थी। एक जिंदल भाई उसे कुत्ते का खाना दे रहा था। दूसरा जिंदल भाई उसका दिल तोड़ रहा था। आखिर में उसने फील किया कि जिंदल भाई हार्टलेस थे। राजीव बातचीत में शामिल होने आया। विशाल, जब से मैंने आपको देखा है, मुझे बताओ आपके साथ कितनी लड़कियों ने ब्रेकअप किया है? विशाल का चेहरा लाल हो गया। उसने कहा, राजीव, तुम अभी भी जिंदा हो? आई सी। क्या तुम अभी भी अपने बार में विस्की में डूबे हुए रहते हो? राजीव ने अपनी ब्राइट स्माइल दी और कहा, मैं अब सिंगल नहीं हूं, किसी और की तरह। विशाल ने उसे उसी की तरह स्माइल दी और जवाब में कहा, कम से कम मैं इस तरह का बॉयफ्रेंड नहीं हूं जिसने अपनी गर्लफ्रेंड को मॉलेस्ट होने के लिए हॉस्टल में रहने दिया है। इस बार राजीव का चेहरा लाल हो गया। उसने दांत पीस लिए। यू? अजय ने सांस ली। जब भी राजीव और विशाल एक साथ होते हैं तो वो बस एक दूसरे के अगेंस्ट बात करते हैं। दूसरी जगहों पर यहां तक कि एक ही चेहरे और नाम वाले लोग भी मिल सकते हैं, लेकिन ये दोनों कभी साथ नहीं हो सकते हैं। उनके पास में अंजलि उन दोनों को बच्चों की तरह लड़ते हुए देख रही थी। इसे किसी तरह मजेदार पाते हुए वह जोर से हंसी। स्टडी रूम के अंदर तीनों आदमी एक ही बार में चौंक गए। उन लोगों ने बहुत टाइम से उसकी हंसी नहीं सुनी थी। अजय ने उसे हैरानी से देखा। वह सोफे पर उसके पास बैठा था। उसने अपना एक हाथ बढ़ाया और उसे अपने गले से लगा लिया। अजय ने कहा, वे फनी है ना? हमें उन पर हंसना चाहिए। फिर उसने उन दोनों को देखा जो गुस्से में थे। अजय ने उन दोनों से कहा, तुम रुक क्यों गए? अपना काम चालू रखो। ये एक ऑर्डर की तरह लग रहा था। हम क्या हैं, जोकर? उन्होंने एक साथ सोचा। अजय सुबह अपने नॉर्मल टाइम पर उठा। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सबसे पहले उसने देखा कि उसके चेस्ट पर एक सुंदर लड़की आराम से सो रही है। अजय अंजलि के बेडरूम में था। वह बिस्तर पर था, जबकि अंजलि उसकी बॉडी पर सो रही थी। उसका सिर उसके चेस्ट पर था और उसके हाथ उसके आसपास थे। अंजलि को मेंशन में आए 2 हफ्ते हो चुके थे। उसने घर के सभी लोगों के सामने नॉर्मल बिहेवियर किया था, लेकिन फिर भी उसने किसी से बात नहीं की। पहले ही 3 हफ्ते हो गए थे उसने अपनी क्लासेस मिस कर दी थी, लेकिन उसने ठीक होने का कोई साइन नहीं दिया। हालांकि कल वो विशाल और राजीव पर हंस रही थी। अजय ने उस लड़की को अपनी बाहों में देखा। उसे सोते हुए देखते हुए
वह उसके सॉफ्ट चेहरे को सहला रहा था। मैं तुम्हारी प्यारी आवाज फिर कब सुनने वाला हूं? अजय ने धीरे से कहा। अंजलि ने अपने शरीर को हिलाया। उसने अपनी आंखें खोली और अपने सामने एक हैंडसम आदमी को देखा। उसकी नींद भरी आंखों ने अजय का दिल पिघला दिया था। उसने पूछा, क्या तुम उठना चाहती हो? अंजलि ने उसे जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप उसे देखती रही। उसकी चुप्पी अजय के लिए काफी मुश्किल थी। अजय ने दर्द भरी आवाज में कहा, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आई एम रियली सॉरी। मैं नेक्स्ट टाइम मेरी प्रेजेंस में तुम्हारा किडनैप नहीं होने दूंगा। प्लीज मुझ पर बिलीव करो। मैं तुम्हारा साइलेंट ट्रीटमेंट और सहन नहीं कर सकता हूं। मैं तुम्हारी स्वीट आवाज को मिस कर रहा हूं। मुझे तुम्हारा अज्जू कहना बहुत याद आ रहा है। मुझे तुम्हारी हंसी याद आ रही है। मुझे तुम्हारी क्यूट रिक्वेस्ट याद आ रही है। प्लीज मुझे और मत सताओ। अजय की पेनफुल कंप्लेंट्स को सुनने के बाद अंजलि कुछ सोचने लगी। फाइनली उसने अपना मुंह खोला। मुझे बताओ कि तुम मुझे पसंद करते हो? उसका एक्सप्रेशन ब्लैंक था। उसकी आंखें पानी की तरह साफ थी। अजय उसकी फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता था। अजय ने उस लड़की को हक किया और उसके लिप्स पर हल्के से किस कर दिया। उसने देखा कि उसकी बॉडी स्ट्रेस्ड थी। अजय ने अपना मुंह उसके दाहिने कान के करीब रखा और गहरी आवाज में कहा, आई लव यू। कुछ सेकंड बाद उसने महसूस किया कि अंजलि कांप रही थी। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अजय घबरा गया। उसने उसे टाइट पकड़ा और पूछा, क्या हुआ है? उसने एक अजीब सी आवाज सुनी, तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड अज्जू। अंजलि को गिल्टी फील होने लगा। जब उसे एहसास हुआ कि उसे अजय ने बचाया है, जिस पर उसे शुरुआत से भरोसा नहीं था, वह इस फैक्ट से परेशान थी कि वह सच में उसे बचाने के लिए आया था। क्या कोई है जो मेरे लिए ऐसा कुछ करेगा? उसने सोचा, मैंने क्या किया? मैं पास्ट में कौन थी जिससे उसने मुझे इतना प्यार किया? उसने मेरी हिस्ट्री को मिटा दिया। उसने मेरे लिए एक नई आइडेंटिटी बनाई। उसने मुझे एक नई लाइफ दी। वह मेरे लिए क्यों बहुत सी चीजें करेगा? जितना वो इन सब के बारे में सोचती थी, उतना ही वह परेशानी में थी। हालांकि उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंजलि को पता नहीं चला कि विक्टर और दूसरे लोगों के साथ क्या हुआ। वह गेस कर सकती थी कि उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, जैसा कि ईशा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने वाले स्टूडेंट्स के साथ हुआ था। उसने सोचा, अगर मैं अज्जू पर डिपेंड हो जाऊं तो क्या एक दिन ऐसा आएगा कि वो उसे छोड़ देगा? क्या वह कभी मुझसे थक जाएगा? अंजलि डरी हुई थी। वह अजय, राजीव, घर के सर्वेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपनी टीचर्स और क्लासमेट्स के अलावा किसी को नहीं जानती थी। वह इस दुनिया में कुछ भी नहीं जानती थी। ये उसकी लाइफ का सबसे भयानक हिस्सा था कि वह अपने बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो वह दूसरों पर ट्रस्ट करने की हिम्मत कैसे कर सकती थी जब वह खुद पर ट्रस्ट नहीं कर सकती थी? वह कैसे सोच सकती थी कि वह उन्हें समझे जबकि वह खुद को ही नहीं समझ सकती थी? एक रात में हर तरह की बात सोचकर उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। अंजलि ने देखा कि अजय उसे अपने घर ले गया। उसने पुरानी जगह, पुराने लोगों को देखा। उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह खुश रहना चाहती थी या आराम करना चाहती थी।
लेकिन उसे इन चीजों की तरह कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे कुछ भी फील नहीं हुआ जब अजय उसे बाथरूम में ले गया और उसके कपड़े चेंज कर दिए। अंजलि के दिमाग में केवल एक ही चीज थी, और वो ये थी कि अगर वह अपनी आंखों को अजय से 1 सेकंड के लिए भी दूर ले गई तो वो गायब हो जाएगा। उसे नहीं पता था कि ये ख्याल कहां से आया था, लेकिन उसे इसी बात पर विश्वास था। वहां कुछ ऐसा था जिस पर वो बिलीव करना चाहती थी। उसने अपने आसपास के लोगों को देखा जो बातें करते, मुस्कुराते, गुदगुदाते थे। उसने सभी तरह के ख्यालों और उनके व्यवहारों को देखा। मैं उनके जैसी थी, मैं उनमें से एक थी, मैं नॉर्मल थी, उसने सोचा। फिर उसके मन में एक सवाल आया, नॉर्मल क्या है? वह एक दिन के लिए सोचती है। उसके बाद उसे उसका जवाब मिला। जब लिविंग बीइंग्स जो चाहते हैं वो फील करते हैं तो वे नॉर्मल होते हैं। जब विशाल और राजीव लड़ रहे थे तो उसने हंसने की कोशिश की। शायद दूसरे भी ऐसे ही करते हों। बाद में उसने खुद से पूछा, मैं क्या महसूस कर रही हूं? ये सच है, वो क्या महसूस कर रही थी? खालीपन? लाइवलीनेस? क्या वो डरी हुई थी? हां, वह डरी हुई थी। वह किस चीज से डर गई थी? अपने साथ धोखा होने से डर रही थी। वो कहां से आया? अंजलि को नहीं पता था, लेकिन उसे अपने अंदर के डर का पता चला। जिस वक्त उसे जवाब मिला, सब कुछ साफ हो गया। उसने सुना कि अजय ने दर्द भरी आवाज में कहा कि उसे कितना दुख हो रहा है। तो अंजलि ने उसे ये बताने के लिए कहा कि वो उसे पसंद करता है। उसे एक बात का पता चला, अजय ने कभी झूठ नहीं बोला। हालांकि अनएक्सपेक्टेडली उसने गहरी आवाज में कहा, आई लव यू। उसने जितना भी सफर किया वो सब डर 1 सेकंड में खत्म हो गया। उसके कंधे से भारी बर्डन उतर गया। वह राहत में रोई। अज्जू एक इडियट है। उसने ऐसा क्यों कहा? इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि वह हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। वह हमेशा अपनी बात पूरी करता है। तो इसका मतलब ये है कि सच में वो मुझे आखिर तक प्यार करेगा। मैं भी उसके साथ रहूंगी। यहां तक कि अगर वह फ्यूचर में जाना चाहेगा तो मैं उससे चिपकी रहूंगी। वह जोर से चिल्लाई, तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड अज्जू। अजय को सुनाई दिया, तुम स्टूपिड हो, स्टूपिड अज्जू। अजय का दिल उसके रोने से पिघल गया। उसने जवाब दिया, हाँ मैं स्टूपिड हूं। उसने उसे टाइट हग किया और उसके फोरहेड पर किस किया। अंजलि ने कहा, अज्जू एक स्टूपिड आदमी है। अजय ने रिपीट किया, हाँ मैं एक स्टूपिड आदमी हूं। अज्जू एक बैड बॉय है, उसने कंप्लेन की। अजय ने सिर हिलाया और कहा, मैं एक बैड बॉय हूं। अज्जू। अंजलि को कंप्लेन करने के लिए और कुछ नहीं मिला। ये आदमी बहुत परफेक्ट था। उसने उसके चेस्ट को धीरे से मारा और कहा, मेरे लिए इतना अच्छा मत बनो। अजय ने उसके बालों को स्ट्रोक करना बंद कर दिया। उसके होठों पर एक मीठी सॉफ्ट मुस्कान थी। उसने कहा, तब शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। अंजलि हैरानी से चीखी। अचानक अंजलि की दुनिया उल्टी हो गई।
क्योंकि अजय ने उसे फ्लिप किया और उसे अपने नीचे रख दिया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसके होंठ उसके गर्म होठों पर ऑक्यूपाइड हो गए। एक पल में अंजलि का चेहरा लाल हो गया। वह शर्मिंदा महसूस कर दूर जाना चाहती थी। हालांकि अजय की एथलेटिक बॉडी ने अंजलि को नीचे दबा दिया था। वह थोड़ा भी हिल नहीं सकती थी। अंजलि ने आह भरी। अजय के हाथ उसकी बॉडी पर मूव होने लगे। अंजलि उसके टच से कांपने लगी। वह इसे अब और सहन नहीं कर सकती थी और उसने किस को बीच में ही तोड़ दिया। रुको, रुको! अंजलि लगभग चिल्लाई। अजय नहीं रुका। उसने अपने होठों को उसकी गर्दन के पास ले जाकर उसे गूज़बम्प्स दे दिए। उसने उसकी गर्दन को हिक्की से डेकोरेट करते हुए पूछा, क्या तुमने नहीं बोला अब से मेरे साथ अच्छे से मत रहो? मैं गलत थी, मैं शर्मिंदा हूं, प्लीज रुक जाओ। अंजलि का दिल जोर से धड़क रहा था। अजय ने उसे देखा क्योंकि उसकी आंखें शरारत से भरी थीं। उसने अपना सिर झुका लिया और उसके होंठ लगभग अंजलि के होंठों को छू गए। उसने कहा, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? क्या मैंने सब कुछ पहले से नहीं देखा है? अंजलि का चेहरा लाल कलर के 5 शेड्स में रंगा हुआ था। उसकी आंखें खुली हुई थी और वह उसकी आंखों को देख रही थी। अजय ने एक्टिंग की जैसे वो कुछ सोच रहा था। फिर उसने पूछा, अगर मुझे सही से याद है तो मैंने तुम्हें पॉटी करने के बाद भी साफ किया था। स्टॉप इट! और कुछ मत कहो! अंजलि उसे रोकते हुए जोर से चिल्लाई। उसकी आंखें शर्म से बंद थीं। उसे सब कुछ याद था। उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं थी। ये एक बुरे सपने की तरह था और वह इन सब को भूल जाना चाहती थी। जब अजय ने एक एक करके उसे सब कुछ याद दिलाना शुरू किया तो अंजलि एक गड्ढा खोदना चाहती थी और अपनी पूरी लाइफ वहीं रहने की प्लानिंग कर रही थी। उसने अपनी बॉडी को मोड़ने की कोशिश की, लेकिन अजय ने उसे पकड़ लिया, जो अभी भी उसकी शेमफुल मेमोरीज को याद कर रहा था। अंजलि ने उसका मुंह कवर करने की कोशिश की। हालांकि उसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया था। अजय अभी भी बोल रहा था, ओह, मुझे एक और बात याद आई। उसे समझ नहीं आया कि क्या करना है। अंजलि ने एक भयंकर किस के साथ उसके मुंह को सील कर दिया। उसका शरीर शर्म से गर्म था। उसका चेहरा लाल था। जब वह उसे किस कर रही थी तो उसने अपनी आंखों को टाइट बंद कर दिया था। अपने होठों पर सडन अटैक से अजय स्टिफ हो गया। थोड़ी देर बाद अचानक लगी आग ने उसके पूरे शरीर को जला दिया। उसने उसे सेम पैशन के साथ किस किया। उसके हाथ फिर से चलने लगे। अंजलि ने अपने शरीर को घुमाया क्योंकि उसने एक छोटा सा मौन दिया। इसने अजय की आंख को और जला दिया और उसने अपनी नाइट शर्ट को खोलना शुरू कर दिया। 15 मिनट बाद तूफान शांत हो गया। अजय शांत हो गया। अजय की भूखी आंखों में अंजलि की अपर बॉडी को एक्सपोज कर दिया था। उसका शरीर उसकी गर्दन से लेकर कमर तक हिक्की से भर गया था। उसका शरीर गर्म था और उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, क्योंकि उसने जोर से सांस ली। अजय ने उसकी धुंधली आंखों को आंसुओं से भरा देखा। वह नीचे झुककर और धीरे से उसके आंसुओं को पोंछने के लिए उसकी आंखों को उसने किस किया। फिर उसने अंजलि को हक किया और दोनों की बॉडीज को रजाई से कवर कर दिया। बाद में अजय उठा और उसे बाथरूम में ले जाने की कोशिश करने लगा।
हालांकि अंजलि ने उसके साथ नहीं नहाने के लिए बहुत स्ट्रगल किया। उसे फाइटिंग करते देख अजय ने प्रिडिक्ट किया कि वो अब मेंटली ठीक है, उसे अब और परेशान होने की जरूरत नहीं थी। फिर भी वह श्योर करना चाहता था। वह नीचे अपने बेडरूम में चला गया। उसने अंजलि के रेगुलर चेकअप के लिए विशाल को कॉल किया। उसके बाद शावर लिया। ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग रूम में जाने से पहले अजय अंजलि के रूम में गया। उसने उसे अपनी स्लीवलेस ड्रेस के ऊपर स्वेटर पहनते हुए देखा। अजय ने अपनी मुस्कान छिपा ली और उसे नीचे ले गया। रास्ते में दोनों राजीव से मिले। हमेशा की तरह शाय अंजलि को देखते हुए राजीव ने उससे खुशी से हाथ मिलाया। ओह सिस्टर अंजू, मैं बहुत खुश हूं कि आप ठीक हैं। मैंने आपको बहुत याद किया। राजीव ने उसे गले लगा लिया। जब अजय ने देखा कि अंजलि सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रही है तो उसने अपने छोटे भाई के सिर पर नॉक किया। आओ, वो किस लिए था? बड़े भाई, आप हम भाई बहन को इमोशनल मोमेंट में क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? राजीव ने कंप्लेन की। हालांकि अपने बड़े भाई की ठंडी नजर को देखकर वह मुस्कुराया और कहा, हम भाई बहन का प्यार। नहीं, इमोशनल मोमेंट खत्म हो गया है। चलो आओ ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर उसने दोनों को अकेला छोड़ दिया और जल्दी से नीचे चला गया। अजय ने अंजलि के गाल को रब किया और पूछा, क्या तुम ठीक हो? अंजलि अभी भी अजय को नहीं देख सकती थी। उसने सुबह जो कुछ भी किया उसकी वजह से उसने बस सिर हिलाया और राजीव के पीछे चली गई। अजय का दिल उसे भागते हुए देखकर खुशी से भर गया। वह एक डरे हुए खरगोश की तरह लग रही थी। डाइनिंग रूम में वे तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे। राजीव ने कहा, सिस्टर अंजू, निया ने कहा कि वो दिन में ईशा के साथ आ रही है। आप उनके साथ जा सकती हो, है ना? अंजलि ने स्पून पुडिंग लिया और अपना सिर हिलाया। उसने जवाब दिया, मुझे उनकी याद आती है। फिर उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। अंजलि ने कहा, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। मुझे बचाने के लिए थैंक यू। उसने कहा, ये मेरी लाइफ का सबसे बुरा टाइम था। मुझे नहीं पता कि मैं इससे पहले कभी इस तरह से डरती थी, लेकिन मैं फ्यूचर में इस तरह की चीजों का सामना नहीं करना चाहती। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं उम्मीद कर रही थी कि अज्जू मुझे बचाने आएगा। मैंने इंतजार किया और इंतजार किया। शादी के दिन मैंने अपनी सारी उम्मीदें खो दी थी। मुझे लगा कि आप लोग मेरे बारे में भूल गए थे। मैं गलत थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। वह एक ही समय में गिल्टी और अपसेट दिख रही थी। मुझे नहीं पता कि सच में मेरे साथ क्या हुआ है, लेकिन आप सभी ने हर समय मेरे साथ रहने की पूरी कोशिश की और मेरा ख्याल रखा। मैं आपको इतना थैंक यू नहीं बोल सकती। अंजलि ने जिंदल भाइयों को देखकर स्माइल की, क्योंकि आंसू उसकी आंखों से गिरने की धमकी दे रहे थे। राजीव अपनी प्यारी भाभी की ऐसी इमोशनल स्पीच को सुनकर लगभग रो पड़ा था। उसने रोती हुई आवाज में कहा, ये कुछ भी नहीं है सिस्टर अंजू। मैं अपनी प्यारी सिस्टर अंजू के लिए मर भी सकता हूं। अजय ने ठंडा जवाब दिया, तुमको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुमको अपनी वाइफ की देखभाल करने की जरूरत है। फिर उसने अपनी दाईं ओर देखा और अपने दाहिने हाथ को अंजलि की ओर पहुंचा दिया। उसने उसके आंसू पोंछे और प्यार से कहा, तुमको बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको मदद की जरूरत है तो सिर्फ तुम्हारे पति के पास तुम्हारी मदद करने का राइट है। क्या वो सही नहीं है? अंजलि ने सिर हिलाया और अचानक समझा कि अजय क्या कहना चाहता है। उसका शरीर हार्ड हो गया और चेहरा लाल हो गया। राजीव ने सांस ली और कहा,
ओके ओके, मैंने बहुत खा लिया, मैं फुल हो गया हूं। वह दोनों को अकेला छोड़कर अपनी कुर्सी से उठ गया। डैम, मुझे ईशा की याद आ रही है। राजीव उदास हो गया। उसने ईशा को एक टेक्स्ट सेंड किया। माय लविंग वाइफ, मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते हुए अनगिनत रातें बिताई। कुछ सेकंड बाद ईशा ने रिप्लाई किया। ये एक इमोजी था जहां एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को किक मार रहा था। एक उतरते हुए चेहरे के साथ राजीव ऑफिस चला गया। वहां बहुत काम करना था। अजय घर पर ही था। वह वेजिटेबल गार्डन में शेड में था। लैपटॉप के साथ काम कर रहा था। तालाब से मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रही लड़की पर वह नजर रख रहा था। उसने अंजलि को ऑस्कर के साथ खेलते हुए देखा। ऑस्कर अपने फ्रेंड से दोबारा मिलकर बहुत खुश था। उसने अंजलि के गाल को चाटा और अंजलि खुशी में हंसने लगी। अजय लूसी को बुलाना चाहता था ताकि ऑस्कर अंजलि से दूर रहे। हालांकि उसकी बचकानी हंसी को देखते हुए उसने ऐसा नहीं किया। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की। जब अंजलि और ऑस्कर तितलियों के साथ खेल रहे थे और गाजर खा रहे थे, निया और ईशा गार्डन में आई। निया ने जंप करके अंजलि को पीछे से टाइट हग किया। अरे अंजलि, मुझे तुम्हारी बहुत टेंशन हो रही थी। उसकी आवाज में थोड़ी चिंता थी। अंजलि हल्के से हंसी और उसे वापस हग कर दिया। उसने ईशा को देखा जो रोने वाली थी। ईशा, जिसने कभी भी पब्लिक में अपने इमोशन नहीं शो किए, उसने अंजलि को दाहिनी ओर से हग किया और कहा, आई एम सॉरी अंजलि, मेरी वजह से तुमको इतना दर्द से गुजरना पड़ा। निया ने सांस ली और कहा, अरे ईशा, क्या तुम रोना बंद कर सकती हो? देखो अंजलि ठीक है, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। उसने अपनी रोती हुई फ्रेंड के सिर पर पैट किया। अंजलि ने ईशा को गले लगाया और कहा, मैं अब ठीक हूं, चिंता मत करो। ये अच्छा था कि तुम्हारा किडनैप नहीं किया गया था, या फिर मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या हो सकता था। तुम्हारी फैमिली कैसी है? मैंने सुना। वह आगे नहीं बोल पाई। ईशा ने अपने आंसू पोंछे और कहा, डैड अभी जेल में है। वो जो डिजर्व करते थे उन्हें मिल गया। भाई ऋषि इनोसेंट था, इसलिए उसे मेरी मां ने बेल दिला दी। डैड को 20 साल जेल में रहना पड़ेगा। भाई डैड को बेल दिलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये सब बेकार है। मुझे पता है कि राजीव का बड़ा भाई उन्हें जेल से बाहर कभी नहीं आने देगा। अंजलि को बुरा लगा और उसने कहा, आई एम सॉरी, सब मेरी वजह से हुआ है। ईशा ने अपना सिर हिलाया और उसे बीच में ही रोक दिया। तुम किसके लिए माफी मांग रही हो? अगर ये मेरे डैड की क्रूएलिटी नहीं होती तो तुमको इतना सफर नहीं करना पड़ता। मुझे भी उनकी वजह से ही उसी तरह सफर करना पड़ा। वह अपनी इकलौती बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते थे? ये अनएक्सेप्टेबल है। वह पनिशमेंट को डिजर्व करते हैं। निया ने ईशा से कहा, मैंने सुना है कि तुम्हारा भाई राजीव और बड़े भाई को ढूंढ रहा था। हालांकि वे उससे एक बार भी नहीं मिले। इतना ही नहीं, जिंदल कॉरपोरेशन ने मेहता कॉरपोरेशन के साथ बिजनेस को स्टॉप कर दिया है। अंजलि ने पूछा, क्या ये मेहता फैमिली के लिए बुरा नहीं होगा? निया ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल। मेरा मतलब है, जिंदल कॉरपोरेशन दूसरे बिजनेसेस के शेयरों में से सबसे ज्यादा होल्ड करती है। मेहता कॉरपोरेशन सिर्फ सेकंड है। जरा सोचो, अगर जिंदल कॉर्प उन प्रोजेक्ट से बाहर निकलता है जहां मेहता कॉरपोरेशन इन्वॉल्व्ड है। ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। चाहे उसने जो भी कहा हो, लेकिन वो अभी भी अपनी फैमिली और बिजनेस की केयर करती थी। अंजलि ने बुरा महसूस किया और निया को रुकने का इशारा किया। निया ने तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ओह डियर अंजलि, तुमको पता नहीं कि तुम स्कूल में कितनी पॉपुलर हो गई हो।
मुझे तुम्हारी पेंटिंग के लिए एक आर्टिकल लिखने का असाइनमेंट मिला है। मुझे इसके लिए 5 स्टार मिले। निया मुस्कुराई। अंजलि हैरान रह गई। रियली? लगभग 1 महीना हो गया है उसने अपनी दोनों फ्रेंड्स को बनाना ऑफर किया। निया ने मुस्कुराते हुए कहा, इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स ने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। जब वे तुमको नहीं ढूंढ पाए तो वे तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में और भी क्यूरियस हो गए। अंजलि का चेहरा गहरा हो गया। अगर वे जिंदल फैमिली के साथ मेरा कनेक्शन ढूंढते हैं तो। हालांकि वह अपने थॉट्स को पूरा नहीं कर सकी क्योंकि ईशा ने अपने पेट को बाएं हाथ से पकड़ लिया और उसका दाहिना हाथ उसके मुंह पर था। ओई, क्या तुम ठीक हो? निया घबरा गई। अंजलि जल्दी से उठी और ईशा को जल्दी से अपने साथ ले गई। वह ईशा को ग्राउंड फ्लोर के बाथरूम में ले गई और ईशा ने उल्टी कर दी। निया डर गई और पूछा, इसे क्या हुआ है? अंजलि ने जवाब दिया, मुझसे मत पूछो जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूं। निया ने कहा, सॉरी, लेकिन मैं पहले की तरह उसकी बीमारी को याद नहीं दिलाना चाहती हूं। अंजलि ने एक पल के लिए सोचा और कहा, डॉक्टर विशाल मेरे हेल्थ चेकअप के लिए आ रहे हैं तो वो इसे भी चेक कर सकते हैं। निया की दाईं आईब्रो टेढ़ी हो गई है। ओह, आई सी, फिर ठीक है। ईशा की उल्टी फिनिश होने के बाद अंजलि ने उसे मुंह धोने के लिए एक गिलास पानी दिया। ईशा ने अपना मुंह धोया और फिर निया ने उसे राजीव के बेडरूम में जाने में उसकी हेल्प की। ईशा नीचे लेट गई। तभी निया ने पूछा, क्या तुमने कैंपस से बाहर निकलने से पहले कुछ भी गलत खाया था? ईशा ने अपना सिर धीरे से हिलाया और वापस पूछा, क्या तुम भूल गई हो कि मैं कुछ भी नहीं खाना चाहती हूं? निया हंसी और कहा, अब ये मत कहना कि तुम प्रेग्नेंट हो। अगले ही पल में ईशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसके चेहरे पर देखकर निया जो बिस्तर पर बैठी थी वह उछल पड़ी। वह चिल्लाई, What the hell? सच में? अंजलि एक ट्रे के साथ रूम में एंटर हुई। उसने निया की तेज आवाज सुनी और उसका दिल कांप गया। अंजलि ने पीली पड़ी हुई ईशा को देखा और कहा, ईशा, तुम प्रेग्नेंट हो? ईशा ने कहा, मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरी भूख कम हो गई है। मैं खाने की स्मेल से परेशान हूं, यहां तक कि मेरे पीरियड्स भी लेट हो गए हैं। निया डर गई। उसने अपना मोबाइल टैप किया और किसी को कॉल किया। तीसरी रिंग के बाद किसी ने कॉल का जवाब दिया। एक पोलाइट आवाज में कहा, मिस शाह, मैं थोड़ा बिजी हूं, क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? जिस तरह से उन्होंने बात की उसे सुनकर निया को ऐसा लगा जैसे कि किसी ने उसके गुस्से को भड़काया। वह चिल्लाई, विशाल, अगर तुम 2 प्रेगनेंसी के जिंदल मेंशन में नहीं लाते हो तो एंटर करने की हिम्मत भी मत करना, क्योंकि मैं यहां हूं। उनके जवाब का इंतजार किए बिना उसने फोन रख दिया। विशाल मल्होत्रा रिसर्च सेंटर में था। वह अंजलि की मेडिकल रिपोर्ट को ऑर्गेनाइज कर रहा था। निया ने जो कहा उसे सुनकर उसने सभी पेपर्स गिरा दिए। विशाल के सिर में तूफान आ गया था। कौन प्रेग्नेंट है, अंजलि या निया? इससे पहले कि वह ज्यादा कुछ सोच पाता, वह अचानक अपने ख्यालों से बाहर निकल आया। डॉक्टर विशाल, डॉक्टर विशाल, क्या आप ठीक हैं? उनके असिस्टेंट ने घबरा कर पूछा। विशाल ने अपने असिस्टेंट से गिरे हुए पेपर्स ले लिए और कहा, मुझे 2 प्रेगनेंसी किट दो। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उनका असिस्टेंट गूंगा हो गया था। उसने ये कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बॉस उसे एक हैरान चेहरे के साथ प्रेगनेंसी टेस्ट किट के लिए पूछेगा।
विशाल ने पूछा, क्या मैंने तुमको 2 लाने के लिए नहीं कहा? वह आगे नहीं बोल सका। असिस्टेंट जल्दी से वहां से चला गया और जल्द ही 2 प्रेगनेंसी टेस्ट किट लाया। विशाल ने कहा, तुमको जिंदल मेंशन में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं रहो। असिस्टेंट गाड़ी में बैठने वाला था। वह अपनी जगह पर रुक गया और बोला, ओके बॉस। वह पूरी तरह से पीछे रह गया था क्योंकि विशाल ड्राइव करके चला गया था। असिस्टेंट फर्श पर गिरने वाला था। क्या बॉस ने सच में प्रेगनेंसी टेस्ट किट के लिए कहा था? उसने ब्लिंक किया और वो विशाल को ड्राइव करते हुए देखता रहा। विशाल ने जिंदल मेंशन तक पहुंचने के लिए सबसे छोटा रास्ता चुना था। वहां पहुंचने पर वह नीचे अजय से मिला। तुम जल्दी आ गए? अजय ने कहा। वह गार्डन से ऊपर जा रहा था और एंट्रेंस पर अपने दोस्त से मिला। विशाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबराते हुए पूछा, क्या निया वहां है? अजय की दाईं भौं ऊपर उठ गई। उसने बेपरवाह होकर कहा, लगता तो ऐसा ही है। अजय ने सपना को सिग्नल दिया, जो अंजलि की पर्सनल मेट थी, जिसने अंजलि को ढूंढा। ऊपर जाकर उसने अंजलि के बेडरूम में अंजलि और उसकी फ्रेंड्स को देखा। उसने अंजलि को इन्फॉर्म किया कि डॉक्टर विशाल उसका चेकअप करने के लिए आए थे। अंजलि ने सपना से डॉक्टर विशाल को यहां लाने की रिक्वेस्ट की क्योंकि ईशा बीमार थी। सपना ने अजय को रिपोर्ट की और हेड बटलर को बुलाया। विशाल के साथ जाओ। ईशा राजीव की लवर थी और उसकी फ्यूचर ब्राइड थी, इसलिए जिंदल फैमिली ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। ईशा के बीमार होने के बारे में सुनकर विशाल ने थोड़ी राहत महसूस की। अजय ने कुछ भी स्किप नहीं किया। इससे पहले उसने देखा कि ईशा उल्टी करने वाली थी और तीनों फ्रेंड्स चुपके से जा रही थी। अगर ये कुछ बड़ा होता तो अंजलि उसे बताती। तब विशाल एक पीला चेहरा लेकर आया। अजय गेस कर सकता था कि क्या हो रहा है। हेड बटलर के आने के अनाउंसमेंट के बाद विशाल रूम में एंटर हुआ। उसने तुरंत पूछा, क्या हुआ है? बटलर के सामने लड़कियां अपना मुंह नहीं खोल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने होंठ सील कर दिए थे। विशाल ने अंजलि का चेकअप किया और देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। फिर उसने ईशा को देखा और पोलाइट स्माइल के साथ कहा, बहुत टाइम हो गया मिस ईशा, क्या मैं आपका चेकअप कर सकता हूं? लड़कियां नहीं चाहती थी कि हेड बटलर को पता चल जाए, नहीं तो न्यूज अजय और राजीव तक पहुंच जाएगी। ईशा इसे सीक्रेट रखना चाहती थी। वह राजीव पर बर्डन नहीं डालना चाहती थी। अगर वह प्रेग्नेंट थी और राजीव को उससे शादी करनी थी, फिर ऋषि या अभिनव मेहता कॉरपोरेशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज राजीव पर डाल देंगे। अगर राजीव अपने ससुराल वाले जैसा बोल रहे हैं वैसा नहीं करेगा तो उसे क्रिटिसाइज किया जाएगा। वह राजीव के साथ साथ जिंदल कॉरपोरेशन की रेपुटेशन भी खराब कर सकता है। ईशा अपने पिता को अच्छी तरह से जानती थी। अभिनव मेहता अपनी कंपनी के लिए कुछ भी करेगा। उसने अपनी इकलौती बेटी को भी बेच दिया था। सिचुएशन को समझते हुए निया विशाल को रूम से बाहर ले गई और उसे राजीव के प्राइवेट बार में ले आई। किट कहाँ है? उन्हें मुझे दो, उसने कहा। पहले ये बताओ कि इसकी जरूरत किसे है? विशाल ने शांति से कहा। उसका दिल घबराहट के कारण फटने वाला था। उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किट निकाल लिया। निया ने कहा, मुझे इनकी जरूरत है। हैप्पी? वह किट छीनने के लिए आगे बढ़ी और विशाल ने उन्हें लेने नहीं दिया। विशाल का दिल डूब गया। उसने पूछा, क्या कहा तुमने? निया पहले से ही पेशेंस से बाहर थी। उसने कहा,
मुझे किट दो। उसने फिर से उसे छीनने की कोशिश की। हालांकि विशाल वो छोटा लड़का नहीं था जो एक बार में ताकतवर निया से हार जाएगा। विशाल ने अपना दाहिना हाथ दूर कर दिया जिसमें उसने किट पकड़ी थी। जैसे ही निया ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, वह उसकी फर्म चेस्ट पर गिर गई। विशाल ने उसे तुरंत ही पकड़ लिया। निया को एम्बैरेसमेंट फील हुई। वह इससे दूर चली गई और गुस्से से उसे देखा। उसने उससे गुस्से से पूछा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? विशाल ने पूछा, तुमको उनकी जरूरत क्यों है? उसकी आंखें तेज थीं। निया को उसकी नजर में छोटा फील हुआ। उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो कि एक औरत को इस तरह के सामान की जरूरत क्यों होती है? क्या तुम स्टूपिड हो? अब मुझे सच में डाउट हो रहा है कि तुम एक डॉक्टर हो। विशाल की आंखें ठंडी हो गईं। उसने पूछा, क्या किया तुमने? किसके साथ? निया ने अपनी कमर पर हाथ रखा और कहा, तुम क्यों परवाह करते हो? वो पहले से ही उसके घूरने से घबरा रही थी। निया से कोई जवाब ना मिलने पर विशाल ने उसके दाहिने हाथ को अपने बाएं हाथ से कसकर पकड़ लिया। निया चिढ़ गई थी। उसने पूछा, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारे साथ? जाने दो मुझे, जाने दो। बटलर श्याम और अंजलि ये नहीं बता सकते थे कि वे किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि शांत और स्कॉलर डॉक्टर ने निया का हाथ पकड़ रखा है और उसे जाने नहीं देने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। अंजलि और हेड बटलर दोनों को पता नहीं था कि क्या कहना है। 1 मिनट बाद विशाल ने उसके हाथ को छोड़ दिया और कहा, गुड, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो। तब वो ये कहते हुए भड़क गया, तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, स्वीट बन्नी प्रेग्नेंट नहीं है। अब मुझे ये मत बोलना कि तुमने मिस ईशा के लिए ये किट मंगाए हैं। निया ने उसे स्वीट बन्नी कहते हुए सुना। क्या निकनेम है? पता नहीं क्यों, लेकिन उसका आईक्यू सच में कम था। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि विशाल ने स्वीट बन्नी केवल एक ही इंसान को कहा था और वो अंजलि थी। विशाल राजीव के बेडरूम की तरफ पहले से ही चला गया था। उसने ईशा को देखा और पोलाइटली कहा, मिस ईशा, आप बीमार हैं, इसलिए मेरे फ्रेंड अजय ने मुझसे कहा कि आपका भी चेकअप करें। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करें। उसने ईशा की पल्स चेक करने के लिए झूठ बोला था। ईशा का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया था। उसने जल्दबाजी में कहा, मैं सच में ठीक हूं डॉक्टर विशाल, आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यहाँ आने के बाद बीमार हो गई हैं, इसलिए जिंदल फैमिली आपके बारे में चिंतित होगी। प्लीज अपने बॉयफ्रेंड की फीलिंग्स के बारे में भी सोचें। विशाल ने एक पोलाइट मुस्कुराहट के साथ कहा। निया केवल बेडसाइड पर खड़ी हो सकती है और हेड बटलर के साथ चुपचाप सीन देख सकती है। मेंशन में उसके पास कोई पावर नहीं थी। अगर ये घर उसका होता तो विशाल शायद अभी तक मर चुका होता। विशाल ने ईशा की पल्स, उसकी आंखें और उसकी जीभ चेक की। उसने उससे कुछ सवाल पूछे और ईशा ने उसके हर सवाल का जवाब देना पड़ा। विशाल ने सारे नोट्स उठाए और कहा, मिस ईशा, टेंशन और मेंटल प्रेशर के कारण आपने अपनी भूख खो दी है। आप खाना या इसकी स्मेल को टॉलरेट नहीं कर सकती हैं, और जैसा कि आपने गाजर खाई थी, उसकी स्वीट स्मेल के कारण आपको उल्टी हुई। प्लीज अपना अच्छे से ध्यान रखें। अच्छा होगा अगर आप अपने लोगों के साथ खुश रहें। मैं आपको कुछ विटामिन प्रिस्क्राइब करता हूं, प्लीज उन्हें रेगुलर लें। ईशा ने विशाल को एक स्टूपिड फेस के साथ देखा। अंजलि और निया भी हैरान थी। ईशा बटलर के सामने नहीं पूछ सकती थी, लेकिन उसकी आंखें सवालों से भरी थी। विशाल ने एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा और बटलर को दिया। फिर उसने निया को पकड़ लिया और उसे दूर खींच लिया। तुम लोगों में से एक प्रेग्नेंट है, तुम मुझे इस तरह से कैसे डरा सकती हो? विशाल ने निया को डांटा। वह इतना रिलैक्स था कि उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी आवाज निया के लिए सॉफ्ट हो गई थी। निया ने कहा, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो प्रेग्नेंट है या नहीं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ। उसने उल्टी किया और खाना नहीं चाहती थी, इसलिए हम उसकी प्रेगनेंसी का टेस्ट करना चाहते थे। एक तुम ही हो जिसने इसे ड्रामेटिक बनाया है।
विशाल की आंखें ऊपर उठ गईं। मैंने इसे ड्रामेटिक बना दिया। तुमको ये कहने के लिए किसने कहा कि तुमको किट की जरूरत थी? तुम अभी भी हमेशा की तरह मूर्ख हो। निया ने उस पर नजर डाली। वह बोली, स्टूपिड, तुम स्टूपिड हो। तुम्हारा पूरा परिवार स्टूपिड है। तो क्या हो गया अगर मुझे किट की जरूरत है? मैं किसी को भी डेट कर सकती हूँ। मैं किसी भी आदमी के साथ सो सकती हूँ। निया के होंठ अचानक सामने वाले स्कॉलर आदमी ने सील कर दिए थे। वह चौंक गई और अपनी आंखें बंद कर दी। उसने उसका सुंदर चेहरा और लंबी पलकों को देखा। उसे यह भी पता चला कि उसके होंठ गर्म थे। निया का चेहरा गहरा लाल हो गया था। उसने विशाल को दूर करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, विशाल दूर चला गया। उसने ये कहने से पहले हंसते हुए कहा, मैं भी देखूंगा कि कौन सा आदमी तुम्हारी तरह एक टॉम बॉय से प्यार करने की हिम्मत करेगा। मैं पहले से ही तुम्हारा फॉरएवर सिंगल फ्यूचर देख सकता हूं। ऑल द बेस्ट आदमियों के साथ रहने के लिए। विशाल बार छोड़ के चला गया। वह सीधे अजय की स्टडी में गया, अंजलि की कंडीशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। उसे राहत मिली कि अंजलि ठीक है। दूसरी तरफ निया गुस्से में उबल रही थी। विशाल के शब्द सीधे उसके दिल तक पहुंच गए थे। वह अपने आसपास सब कुछ जलाना चाहती थी। हालांकि ये उसका घर नहीं था, उसे खुद पर कंट्रोल रखना था, लेकिन फिर भी वह अंदर ही अंदर जल रही थी। नॉर्मली निया दूसरे आमतौर पर लोगों की कही बातों की कम परवाह करती थी, लेकिन विशाल के शब्द सीधे उसके शरीर में चले गए, क्योंकि उसने जो कहा वह सही था। किसी ने भी उसे डेट करने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि पार्टी डेट के लिए भी नहीं पूछा था, क्योंकि जब वो बच्ची थी तब से उसने सब आदमियों को हराया था। कोई भी लड़का उसका दोस्त बनने की हिम्मत नहीं करेगा, जबकि लड़कियां उसे गैंगस्टर की तरह देखती हैं, क्योंकि हमेशा वॉर के लिए रेडी रहती है। केवल एक आदमी था जिसने उसे प्रपोज करने की हिम्मत की, क्योंकि वह सच में उसे पसंद करता था जैसी वह थी। लेकिन उसने एक हाथ से लड़ाई करके उसे हरा दिया और सबके सामने उसकी इंसल्ट की। वे थे सब टीनेजर थे, और टीनेजर हमेशा स्टूपिड मिस्टेक्स करते रहते हैं। अब वह लड़का एक अच्छा आदमी बन गया और अचानक उसने उसे सडनली किस कर दिया। फिर उसे एक चैलेंज दिया और उसकी मैनली एटीट्यूड की इंसल्ट की। उसके जैसी प्राउडी लड़की इसे कैसे एक्सेप्ट कर सकती है?